31 अगस्त की रात को चीनी टैंक और चीनी सिपाही हमारी पोजीशन को अप्रोच करने लगे। तो उन्होंने कॉल किया दिल्ली और उन्होंने सबको कॉल किया और कहीं से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने अजीत डोवाल को, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, बीके जोशी जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, और राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, सबको कॉल किया पर कहीं से जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने 9:10 पर फिर फ़ोन किया जब कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि वो टैंक पास आते जा रहे थे, वो सिपाही भी पास आते जा रहे थे, तो भी कुछ आया नहीं। पर उन्होंने जब प्रेस किया तो राजनाथ सिंह ने कहा मैं आपको जवाब दूंगा, और 10 बजे के करीब उन्होंने कॉल बैक किया और कहा कि जो उचित समझो वो करो। जिस तरह से ये बोला गया कि फ्री हैंड दिया है, जबकि नहीं दिया था। अगर फायर ओपन करना था तो ऊपर से, नरवणे ने कहा सबसे ऊपर से परमिशन चाहिए थी। तो इसी तरह से हमसे ये बातें छुपाई जा रही हैं। ये एक डेमोक्रेसी में बहुत ही गलत बात है, क्योंकि मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी हर सिटीजन का कंसर्न है। एक तरह से इसको जंग ही माना जाएगा जो गलवान में हुआ, जब आपके 20 सिपाही मारे गए और दूसरी तरफ भी 4-5 मारे गए। ये बहुत ही ख़तरनाक लड़ाई थी। लाठियाँ, बार्ब्ड वायर से लिपटे हुए, नील से भरे हुए क्लब्स, आयरन की रॉड्स, ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे थे, बोल्डर्स फेंके जा रहे थे। कई सिपाही तो ऊपर से गिरने से ही मर गए। उनके ऊपर जब ये पत्थर गिरे और वो नीचे नदी में आके गिरे, नदी का पानी फ्रीजिंग था, तो बहुत सारे हाइपोथर्मिया, ठंड से मर गए। हमारे 10 सिपाही भी उन्होंने कैप्चर कर लिए चीन ने, ये हमें बाद में बताया गया। ओवरऑल स्ट्रेटेजिक गैप जो है, पावर गैप, इंडिया और चाइना के बीच में वो बढ़ता जा रहा था, यानी चीन और ताकतवर होता जा रहा था। 15 जून 2020 की रात को 600 सिपाही हिंदुस्तान और चीन के 6 घंटे तक गलवान की चोटियों पर लड़ते रहे, और इनमें से 20 हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के हिसाब से मारे गए और चीन के हिसाब से उनके 4 सिपाही और अनगिनत सिपाही दोनों तरफ दर्जनों घायल हुए। ये हुआ कैसे? सच बोलूं तो मुझे भी, जब मैं 17 जून को उठा और ये खबर पता चली, तो मैं भी आश्चर्य में था कि मैं ये नहीं समझ रहा था कि हिंदुस्तान और चीन की असल में मारामारी शुरू हो जाएगी और इतने सिपाही मारे जाएंगे। क्योंकि हम तो जो आर्मी के बारे में पढ़ते हैं, तो हर नौजवान आदमी और बच्चा जो है वो एक तरह से सपना देखता है फ़ौज में जाने का। पर जो असलियत है फ़ौज की, वो उस रात पता चली और पूरे हिंदुस्तान को पता चली, पूरी दुनिया को पता चली। उसमें हमारे एक कर्नल संतोष बाबू, 16th बिहार रेजिमेंट के कमांडेंट, और उनके साथ 19 और सिपाही मारे गए। ये बहुत ही ख़तरनाक लड़ाई थी, क्योंकि इसमें हथियार, बंदूकें तो नहीं इस्तेमाल की गई, पर अ, एक तरह से लाठियाँ, बार्ब्ड वायर से लिपटे हुए, नेल से भरे हुए क्लब्स और आयरन की रॉड्स, ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे थे, बोल्डर्स फेंके जा रहे थे। कई सिपाही तो ऊपर से गिरने से ही मर गए। उनके ऊपर जब ये पत्थर गिरे और वो नीचे नदी में आके गिरे, नदी का पानी फ्रीजिंग था, तो बहुत सारे हाइपोथर्मिया, ठंड से मर गए। उस वक़्त ऑन द स्पॉट 4 लोग मरे, और फिर बाकी लोग जो घायल थे और हाइपोथर्मिया में थे, वो अस्पताल लाते में मरे। हमारे 10 सिपाही भी उन्होंने कैप्चर कर लिए चीन ने, ये हमें बाद में बताया गया। अब ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, सेंसिटिव मामला है, इसलिए मैं जो भी बोलूँगा तत्वों के आधार पे बोलूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान का ये जानना, हर नागरिक का ये जानना कि उस रात क्या हुआ था, ये बहुत ज़रूरी है। हमें ये क्या हुआ, कुछ उस वक़्त पता चला, पर बहुत कम, और ये हल्के-हल्के सामने आता जा रहा है। अब लेटेस्ट जनरल नरवणे, जो हमारे आर्मी चीफ थे उस दौरान, उन्होंने एक किताब लिखी थी 2 ढाई साल पहले, जो सरकार ने पब्लिश नहीं होनी दी, पर उसके कुछ एक्सर्प्ट्स कैरावान में आए हैं। उनके बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था। जनरल नरवणे बताते हैं कि क्लैशेस मई से ही शुरू हो गए थे। खैर, ये तो बात हमें पहले से ही पता थी। डेप्सोंग में, सिक्किम में और लद्दाख के और इलाकों में भी, चुशूल में, कई जगहों पे हिंदुस्तानी और चीनी सिपाही भिड़ते जा रहे थे, और कई जगह लड़ाइयाँ भी हुई,
घायल भी हुए लोग। और फिर अ, तकरीबन मई के दूसरे हफ्ते में एक ब्रिगेड कमांडर्स की मीटिंग हुई दोनों तरफ की, जिसमें चीनियों ने कहा कि हम गलवान की घाटी में टेंट सेटअप करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत रात हो गई है, हमारे सिपाही यहाँ पे हैं। नरवणे बताते हैं कि हिंदुस्तानियों ने उनको कहा कि हम अपने सुपीरियर से पूछेंगे, अपने कमांडर से पूछेंगे और फिर आपको बताएँगे। पर चीनियों ने उसका इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने वो टेंट वहाँ पे सेटअप कर लिए। और जगहों पे भी उन्होंने सेटअप किए हुए थे पहले टेंट, क्योंकि चीन की ये स्ट्रैटेजी रहती है कि हल्के-हल्के ज़मीन सलामी स्लाइसिंग या क्रीपिंग अप्रोच हो। जब कई बार कहने पर उन्होंने अपने नहीं हटाए टेंट, तो 15 जून के आसपास हिंदुस्तान ने भी डिसाइड किया कि हम अपने 2 टेंट वहाँ सेटअप करेंगे गलवान में। और कर्नल संतोष बाबू को ये ज़िम्मेदारी दी गई। अब ये किसका फ़ैसला था, ये नरवणे नहीं बताते कि हम वहाँ पे सेटअप करेंगे टेंट्स। वो बस ये बताते हैं कि मैंने पहले से ही अपोज़ किया मई में, जब चीनी टेंट सेटअप हो रहे थे, पर मुझे वहाँ के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर वाई के जोशी, लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने कहा, और कोर कमांडर ने, 14 कोर वालों ने मुझे एश्योर किया कि हम जब दिल चाहे ये हटा सकते हैं। और वैसे भी जैसी जो शायोक रिवर जो वहाँ से गुज़रती है गलवान में से, वो जब फ्लड में आएगी तो ये चीनियों को अपने टेंट हटाने ही पड़ेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, जैसे हमें पता है कि क्या हुआ इवेंचुअली। दूसरा उनका तत्व ये है कि वो बताते हैं कि 31 अगस्त की रात को चीनी टैंक और चीनी सिपाही हमारी पोज़ीशन को अप्रोच करने लगे। हमने उससे 1-2 दिन पहले 29-30 की रात को, अगस्त की रात को कैलाश रेंज में ऊँचाइयों पे कैप्चर कर लिया था। और जिसके पास ऊँचाई होती है, वो एक एडवांटेजेस पोज़ीशन में होता है। तो चीनी भी इस बात से चिढ़ रहे होंगे। उन्होंने हल्के-हल्के एडवांस करना शुरू किया, तो भारतीय सिपाहियों ने एक इल्यूमिनेटिंग फ्लेयर फायर किया, जिससे रोशनी होती है। पर उससे नहीं माने, चीनी आते रहे। तो वो कहते हैं कि तकरीबन सवा 8 बजे मुझे कॉल आई नॉर्दर्न आर्मी कमांडर की, लेफ्टिनेंट जनरल जोशी की, कि ये एडवांस कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें परमिशन है टू फायर? तो उन्होंने कॉल किया दिल्ली, और उन्होंने सबको कॉल किया, और कहीं से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने अजीत डोवाल को, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो बीके जोशी जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, ओवरऑल सारी सर्विसेज़ के चीफ थे, और राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, सबको कॉल किया, पर कहीं से जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने 9:10 पे फिर फ़ोन किया, जब कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि वो टैंक पास आते जा रहे थे, वो सिपाही भी पास आते जा रहे थे, तो भी कुछ आया नहीं। पर उन्होंने जब प्रेस किया, तो राजनाथ सिंह ने कहा, मैं आपको जवाब दूँगा। और 10 बजे के करीब उन्होंने कॉल बैक किया और कहा कि अ, जो उचित समझो वो करो। अब इसका क्या मतलब है? जब जबकि नरवणे बताते हैं कि अ, ओपन फायर की परमिशन किसी यूनिट को नहीं थी। जब आर्मी ने बहुत प्रेस किया एक मीटिंग में कि भई हमारे 20 आदमी पहले ही मारे जा चुके हैं, क्या हमें अ, और हथियार तो सब सिपाहियों के पास थे, गलवान में भी थे असल में हथियार, पर फायर ओपन नहीं हुआ दोनों साइड का, क्योंकि एक एग्रीमेंट था इंडिया और चाइना के बीच में कि फायरिंग नहीं होगी बॉर्डर पे। तो क्या अब अगर फिर से ऐसा हादसा हो, तो क्या हम ओपन कर सकते हैं फायर? तो फिर जब बहुत प्रेस किया आर्मी ने, तो ये आदेश आया कि आप कर सकते हैं, सिर्फ़ अपने आप को, अपने यूनिट को बचाने के लिए, बाकी यूनिट्स नहीं करेंगे, और वो भी यूनिट अगर जान के खतरे में हो तो। अब हमें तो ये बताया जाता है कि भई खुली छूट थी सेना को, पर दिख रहा है कि नरवणे की किताब से कि ऐसा नहीं था, खुली छूट नहीं थी। और यहाँ तक कि 31 अगस्त की रात को जब वो टैंक आ रहे थे, तो भी अ, नरवणे क्यों फायर नहीं कर पाए, और लोकल आर्मी कमांडर क्यों नहीं फायर कर पाए? क्योंकि नरवणे कहते हैं कि आदेश ये था कि बिफोर एनी ओपनिंग ऑफ फायर, क्लीयरेंस फ्रॉम द टॉप मस्ट बी टेकन। सबसे ऊँचे पद से क्लीयरेंस लेना होगा।
तो ये बहुत ही संगीन बात है। इसका मतलब है एक तरह से हमारे सिपाहियों के हाथ बंधे हुए थे। अब ये हालात हुए कैसे? नरवणे ने और भी कुछ अपनी किताब में रेवलेशंस किए हैं, ये कि अग्निवीर में तीनों चीफ की सहमति नहीं थी। अग्निवीर वो स्कीम है जिसमें सिपाही सिर्फ 5 साल के लिए सर्विस करते हैं, जिसमें से 1 साल तो ट्रेनिंग में चला जाता है, तो 4 साल, और फिर उनमें से आधे सिपाही हटा दिए जाते हैं। वो कहते हैं बल्कि पहले तो ये स्कीम ये थी कि उनको बस 3 साल के लिए रखो और 3/4 को निकाल दो 3 साल के बाद। तो नेवी और एयरफोर्स तो बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी सर्विसेज बहुत टेक्निकल हैं। एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस, शिप का मेंटेनेंस, रेडार्स, ये वो। उसको तैयार करने में ही सिपाही को, टेक्नीशियन को 1 साल लग जाता है। तो फिर सर्विस सिर्फ 2 साल की रहती है, अगर 3 साल का होता। तो बहुत कहने पे उन्होंने 5 साल माने, पर फिर भी ज़्यादातर लोगों को 5 साल के बाद सर्विस से बर्खास्त, और सिर्फ 20,000 रुपए की तनख्वाह पे लेना चाहती थी सरकार। तो फ़ौज ने इंसिस्ट किया, नहीं, कम से कम 30,000 रुपए दें उनको महीना। तो इस तरह की और भी रेवलेशंस हैं नरवणे की किताब में। उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये भी है कि 15 अगस्त की जो अम, स्पीच होती है प्राइम मिनिस्टर की, उसमें हमेशा से जो दिल्ली एरिया का कमांडर होता है, मेजर जनरल, वो प्राइम मिनिस्टर के बराबर खड़ा रहता है पूरी स्पीच के दौरान और फ्रेम में रहता है। पर 2016 में उनको बताया गया, मेजर जनरल साहब को, कि आप हट जाइए फ्रेम में से, साइड हटिए। तो 2017 में जब नरवणे खुद कमांडर थे दिल्ली एरिया, तो आर्मी ने ऑब्जेक्ट किया कि ये सही नहीं है, ये परंपरा नहीं है। पर ऊपर पीएमओ से दबाव आया और फिर अ जो आर्मी चीफ थे, जनरल जोशी उस वक़्त आर्मी चीफ थे, उनकी तरफ से आया है कि नहीं, हम पीएमओ का मानेंगे जो कहती है, यानी कि अ, मेजर जनरल जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ जाएगा पोडियम तक, फिर जाके वापस बैठ जाएगा आर्मी चीफ के बराबर, और फिर जाके उनको रिसीव करके स्पीच के अंत में वापस लेके आएगा नीचे तक। तो दिलचस्प है ये पूरा किस्सा, पर मैं आपको अब 2 बड़े-बड़े महत्वपूर्ण हिस्से बताना चाहता हूँ। एक, ये हुआ कैसे? यानी चीन और हिंदुस्तान की जंग, एक तरह से इसको जंग ही माना जाएगा जो गलवान में हुआ, जब आपके 20 सिपाही मारे गए हों, दूसरी तरफ भी 4-5 मारे गए हों, तो इसको एक जंग ही मानी जाएगी, एक बैटल माना जाएगा। तो वॉर तो नहीं, बट बैटल माना जाएगा। तो ये नौबत आई कैसे? और दूसरा, मैं आपको बताऊँगा कि हमारा किस तरह से अ, जो हमारी पोज़ीशन है चीन के मुकाबले डिटरेंस की, उसकी क्या स्थिति है? डिटरेंस उस डर को कहते हैं, जो आप एक विरोधी के दिल में पैदा करते हैं, ताकि वो आप पे फिर से हमला करने की हिम्मत ना कर सके। तो ये नौबत आई क्यों? लोग 3 अ, पॉइंट बताते हैं इसमें, कि 3 वजहें हैं लोगों के संभावना के हिसाब से। एक पोज़ीशन तो ये है कि चीन खुश नहीं था कि हिंदुस्तान अमेरिका के पास आता जा रहा था। चीन इसको एक थ्रेट की तरह देख रहा था, इन एक्सरसाइज़ेज़ को और कोलैबोरेशन को, सी में भी और एयर में भी और जॉइंट ट्रेनिंग भी और क्वाड और सब। दूसरा व्यू ये है कि चीन खुद प्रेशर में था, कोविड-19 का, सरकार कुछ प्रेशर में थी। तीसरा ये व्यू है अ, जो चीनी प्रोफ़ेसर्स हैं, उनके थिंक टैंक में, वो बिलीव करते हैं कि जब आर्टिकल 370 हटाया गया कश्मीर से, तो उसने कश्मीर का स्टेटस ही नहीं चेंज किया, उसने लद्दाख का स्टेटस भी चेंज कर दिया। और इस बात पे, क्योंकि उसके बाद अमित शाह ने जाके स्पीच भी दी पार्लियामेंट में कि अक्साई चिन भी वापस लेंगे, इससे बहुत चिंतित थे चीनी। उनको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत एग्रेसिव मूव है, स्टेटस चेंज कर दिया है, तो इसको एक कारण माना जा रहा था। एटलीस्ट जो चीनी विशेषज्ञ हैं, वो उसको एक कारण मान रहे हैं। पर मेरा कहना ये है, मैं राजा मेनन के साथ एग्री करता हूँ, कि वो कहते हैं कि असल में ओवरऑल स्ट्रैटेजिक गैप जो है, पावर गैप इंडिया और चाइना के बीच में, वो बढ़ता जा रहा था। यानी चीन और ताकतवर होता जा रहा था। तो कभी ना कभी ऐसा होता कि चीन अपने आप को असर्ट करता, दिखाने के लिए कि अब मैं आ आ गया हूँ, अब मैं आई हैव अराइव्ड।
तो जब उनको ये लगा कि टेंशन तो बढ़ ही रही थी, आपको पता है कि हिंदुस्तान और चीन के बीच में जो थे वो टेंशन 2013 से ही शुरू हो गए थे। यानी कि अ, इस सरकार के 1 साल पहले से ही आने से शुरू हो गए थे। कई सारे इंसिडेंट हैं, वो अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, डेप्सांग में, चुशुल में और फिर फाइनली 2017 का आपको इंसिडेंट याद होगा डोकलाम में, कि जहाँ पे हमारी चिकन नेक है, यानी कि वो 10 से 20 किलोमीटर का कॉरिडोर बांग्लादेश और भूटान के बीच में, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है हमसे, वहाँ पे डोकलाम जो भूटान में एक जगह है, पर चीन उसको क्लेम करने उसका कुछ हिस्सा क्लेम करता है, ताकि वहाँ प्रेशर बना सके इंडिया की चिकन नेक पे। उसमें दोनों मुल्कों का कॉन्फ्रंटेशन हुआ और और बहुत दिन चला वो, कई महीने चला। ट्रूप्स रहे वहाँ पे दोनों साइड के। फायरिंग तो नहीं हुई पर लग ऐसा रहा था कि टेंशन है। तो एक बिल्डअप था ऑलरेडी और जैसे मैंने बताया कि 2019 में और बिल्डअप हुआ टेंशन का, 2020 में और इंसिडेंट्स हुए, वायलेंट ज़्यादा होने लगे इंसिडेंट्स और मई से ही हो गए थे शुरू, तब जाके 15 जून का इंसिडेंट हुआ। अब इसमें एक घाटा जो हमारा हुआ है हिंदुस्तान का, वो ये है कि नरवणे बताते हैं कि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि दोनों साइड गलवान और ऐसी और जगहों से बराबर की बफर ज़ोन छोड़ेंगे। अब चीन तो पहले ही अंदर आ गया था काफ़ी, गलवान जो था वहाँ तक हमारी पेट्रोलिंग थी, उसके आगे तक हमारी पेट्रोलिंग थी। तो चीन तो आगे आ गया था, तो वो जब पीछे हटा, तो जो बफर ज़ोन बनी, वो सिर्फ़ हमारी पेट्रोलिंग एरिया में बनी। तो इस तरह से हमने तकरीबन 900 स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ़ लद्दाख में खो दिया और जगहों पे भी ऐसा हुआ है, अरुणाचल में, सिक्किम में। तो और आप सैटेलाइट पे वेरीफ़ाई कर सकते हैं गूगल करके और वो बहुत सारे सैटेलाइट फ़र्म्स हैं जो इमेजेस प्रोवाइड करती हैं और चाइना ने वहाँ पे अब काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। बाद में डोकलाम में भी जब कन्फ्रंटेशन ख़त्म हुआ, तो चाइना ने बना लिया वहाँ पे रोड्स भी बना ली, हार्डन्ड स्ट्रक्चर्स कंक्रीट के बना लिए। गलवान तक में उन्होंने वो बना लिए हैं क्या कहते हैं कैंप्स, हार्डन्ड कैंप्स, 5G नेटवर्क, फाइबर ऑप्टिक केबल्स अ, और हर जगह जैमर्स भी लगे हैं, सैटेलाइट जैमर्स भी लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट भी लगा है। कई जगहों पे सैम्स यानी सर्फेस टू एयर मिसाइल्स भी लगा लिए हैं। अब तो चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रोन प्रोड्यूसर है, मतलब मिलियंस ऑफ ड्रोन्स बनाता है हर साल, तो वो भी हैं, पूरे यूनिट्स हैं उनके पास। तो चाइना ने ऑलरेडी बिल्डअप तो पहले से ही शुरू कर दिया था 2020 में। मई से ही उनकी 2 डिवीज़न वेस्टर्न थिएटर कमांड में आके हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमारे जो उनका हमारा उनका बॉर्डर है, उस पे आके खड़ी कर दी थी उन्होंने। इंडिया भी बिल्डअप कर रहा था फोर्सेस का, पर इंडियन ट्रूप्स क्यों उस रात 15 जून 2020 की रात पे आउटनंबर्ड थे, यानी वो कम थे तादाद में, वो इसलिए क्योंकि उनका जो कैंप था, बेस कैंप 3.2 किलोमीटर्स था गलवान से। तो रीइंफोर्समेंट्स के लिए हमारे पास प्रॉपर सड़क नहीं थी कि हमारे ट्रूप्स पैदल ही आते। पर चीन के पास ये फ़ायदा था कि चीन की सड़कें बन चुकी थी। चीन के जो रीइंफोर्समेंट्स आए, जब लड़ाई शुरू हुई 15 जून की रात, तो वो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर से आए। तो वो जल्दी आ सकते थे, वो मोटराइज़्ड व्हीकल से आए वो लोग। तो अ, मैं जो नंबर्स दे रहा हूँ, वो ऑफ़िशियल नंबर दोनों साइड के हैं, क्योंकि लोग तो कुछ भी क्लेम करते हैं। पर जो सरकारें आँकड़ा देती हैं, मैं उन्हीं को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वही वेरिफाएबल माना जाएगा। अब आए हम अपने चौथे पॉइंट पे, यानी कि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या डिटरेंस एस्टैब्लिश करते हैं या डिटरेंस तोड़ते हैं? तो मेरा ये कहना है कि इंडिया का डिटरेंस कमज़ोर हुआ। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि डोकलाम में जब हमने किया, तो 2017 में, तो उसके बाद फिर चीन ने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बना लिया। ये आप वेरीफ़ाई कर सकते हैं गूगल करके। तो एक तरह से चीन ने एस्टैब्लिश किया अपने आप को। चीन साउथ एशिया में घुसता रहा इस पूरे दौरान, क्योंकि उसकी इकोनॉमी इतनी पावरफुल होती जा रही थी कि वो हर जगह इन्वेस्टमेंट्स करता है, इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करता है, एक्सपोर्ट्स करता है। मेरा मतलब ये है कि पोर्ट्स तक खरीद लेता है, चाहे वो बांग्लादेश हो,
चाहे वो श्रीलंका हो, हम्बनटोटा और ये वो, चाहे वो नेपाल में 70 से परसेंट 75% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाइना से आ रही हैं, रोड्स और रेलवे नेटवर्क्स बन रहे हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता ही है, वो सब कुछ सीपेक कॉरिडोर से लेके सड़कें और इंडस्ट्री लगा रहा है और पोर्ट्स लगा, ग्वादर ये वो, तो हर जगह लोन भी दे रहा है, तो हर जगह चीन घुस चुका है। और ये अगर गलवान का इंसिडेंट भी आप देखें, तो कैजुअलिटी ज़्यादा हमारी तरफ है। और उसके बाद भी अगर आप देखें और उससे पहले भी अगर आप देखें, उससे पहले अगर आप देखें तो 2018 में हमने रिक्वेस्ट किया, हमारे प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट किया सरकार ने कि वुहान में समिट किया जाए। और मनोज जोशी कहते हैं, जो एक बड़े विशेषज्ञ हैं, कि ये वुहान समिट 2018 में इसलिए किया प्रधानमंत्री ने क्योंकि अगले साल 2019 में इलेक्शन होने वाला था। और उनको पता था कि अगर डोकलाम जैसा 2017 जैसा अगर फिर से कोई रिपीट हुआ तो बहुत बुरा असर होगा। लेकिन आपको याद होगा कि 2020 में हमें कहा गया कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को आप बॉयकॉट करो, गोदी मीडिया ने कहा इसको सबको फेंक दो अपने घरों से, और हम मतलब पब्लिक से कहा जा रहा था कि चाइना को रेज़िस्ट करें। क्योंकि हमारा $80 बिलियन का उस वक़्त ट्रेड डेफ़िसिट था, अब तो $100 बिलियन का ट्रेड डेफ़िसिट है चीन के साथ। यानी चीन हमें 130 बिलियन डॉलर का सामान बेचता है, हम उसको 20 बिलियन का सामान बेचते हैं। तो हमसे कहा जा रहा था कि हम करें, हम पर सरकार क्या कर रही थी, इसकी सफाई नहीं पेश की गई। यानी कि जब G20 की मीटिंग हुई बाली में 2022 में, तो हमें नहीं बताया गया कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग हुई थी। हमें पता कैसे चला? 2023 में जब ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली थी जोहानिसबर्ग में, साउथ अफ्रीका में, अगस्त में, तो उससे कुछ दिन पहले चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट रिलीज़ किया है कि दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई थी बाली में 2022 में, 8 महीने पहले, दिसंबर में, कि हम डी-एस्केलेट करेंगे और उस एरिया में पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये हमसे छुपाया गया, हमारी सरकार ने हमें तो बताया नहीं कि वो मिले, हाथ मिलाए दोनों लीडर्स ने और ये अंडरस्टैंडिंग हुई। चीन से हमें पता चला। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ये बोला गया कि फ्री हैंड दिया है, जबकि नहीं दिया था। अगर फायर ओपन करना था, तो ऊपर से नरवणे ने कहा सबसे ऊपर से परमिशन चाहिए थी। तो इसी तरह से हमसे ये बातें छुपाई जा रही हैं। ये एक डेमोक्रेसी में बहुत ही गलत बात है, क्योंकि मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी हर सिटीज़न का कंसर्न है, हर नागरिक का कंसर्न है। तो ये बातें अब 5 साल हो चुके हैं उस बात को, बल्कि साढ़े 5 साल हो चुके हैं उन हादसों को। हमें खुल के करना चाहिए, जो कमियाँ हैं वो पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो इसका खामियाज़ा बाद में भुगतना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और नरवणे की किताब को आपने क्यों रोका हुआ है? क्योंकि वो इंसिडेंट साढ़े 5 साल पुराना हो चुका है। नरवणे की किताब को 2.5 साल हो चुके हैं, वो अभी तक आप रिव्यू नहीं कर पाए। सरकार ने उसकी पब्लिकेशन पे रोक लगा दी है। तो जो एक्सट्रैक्ट्स पब्लिश हुए हैं, वो कहते हैं कि ये अनपब्लिश्ड वर्जन्स हैं, पर हालाँकि कैरावैन में तो वो पब्लिश्ड हैं। तो इसलिए वो उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होने देते। पर जिस तरह से 1962 की वॉर पे, हालाँकि हिंदुस्तान वॉर हारा था, जवाहरलाल नेहरू के अंडर, उस पे सब डिस्कशन हुआ और सालों से डिस्कशन हो रहा है, आज तक डिस्कशन हो रहा है। तो इसी तरह से इस पे भी अब वक़्त आ गया है। साढ़े 5-6 साल हो चुके हैं। हमें खुल के इस पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हम सबका मामला है। ये हमारे देश की सुरक्षा का मामला है, ये हमारे जवानों का मामला है। जिन्होंने अपनी बलिदान दिया है, हालाँकि कर्नल संतोष बाबू को अ अ, महावीर चक्र मिला, पर वो अंत नहीं होता। हमें ये इंश्योर करना है कि फिर ऐसा ना रिपीट हो, और अगली बार हो तो हम तैयार हों या उसको अवॉइड कर सकें। तो देखते रहिए और फिर मिलेंगे।